हाँ जी, सबको अपने ऐप पे वो मिल गए, नोट्स मिल गए। अपने नोट्स चेक कर लेना, पीपीटीज डाली हैं। पीपीटीज डाली हैं आपके ऐप पे, मतलब इससे आपको स्टडी करना इजी हो। प्रेजेंटेशंस डाली हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। देन चैप्टर 12 दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन कॉमन लैंग्वेज, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? एनीबॉडी, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, यानी कि सब लोगों के पास अब जो मनी का फ्लो है वो बढ़ गया है। लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए, इकोनॉमी में पैसे ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है। क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सिंस इन्फ्लेशन रेफर्स टू कंटिन्यू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, although the price of every product and services need not increase, नीड नहीं है इंक्रीज होने की, लेकिन सबके पास पैसे इतने आ गए हैं कि प्राइस जो है चीजों का वो बढ़ने लगा। देन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आ गए। On the basis of rate of increase in price level, there are different types of inflations. That is creeping inflation। creeping inflation को और क्या बोलते हैं? माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। It is not dangerous, especially in the economy. Every national income also, where national income is also raising. There there are some economists who regards a mild increase in the price level at a necessary condition for the economic growth. Then a sustainable rise in the price is about 2% per year. It term as creepy inflation. creepy inflation का क्या मतलब है? माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होगा, जो कि जरूरी भी है। क्रीपिंग में कितनी परसेंट होती है? 2% पर ईयर। क्या इन्फ्लेशन कितनी हो रही है? 2% पर ईयर। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? इसमें इन्फ्लेशन कितने कितने के बीच है? 3 से 10% के बीच। ये थोड़ी सी हार्मफुल होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, कस्टमर स्टार्ट स्टॉकिंग गुड्स वेयर द प्राइस विल राइज फर्दर। ठीक है, इसमें क्या होता है? 3 से 10 के बीच में है, यानी कि 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं? इसमें लोग स्टॉक को अपने पास जमा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राइस राइज होने वाला है फ्यूचर में, ये सोचकर लोग जो है वो गुड्स को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। देन रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीज अबव 10। ठीक है, अगर हम क्रीपिंग और वॉकिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? रनिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इन अ ग्लोबल इकोनॉमी द करंट करेंसी विल लूज वैल्यू। द एवरेज पीपल सैलरी एंड इनकम विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद द राइजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो सामान खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामान इतना महंगा होएगा। ठीक है, देन हाइपर इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा होगी, आउट ऑफ द हैंड, हाथ से ही बाहर निकल चुके हैं प्राइजेस। ठीक है, मतलब कभी सोचा भी नहीं है कि आटे, मान लो आटे का प्राइस ही 1000 हो जाए। ठीक है, तो यानी कि आउट ऑफ द हाई एज 50%। इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई? 50% पे पहुंच गई। पहले 5-10 तक थी, अब 50%। देन इन्फ्लेशन के टाइप्स आ गए। फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड
फुल इन्फ्लेशन, आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो इंडिया के लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, सबके पास पैसा है, वो लोग सबके सब लोग आईफोन मतलब खरीदना चाह रहे हैं, सब लोग किसी का आईफोन तो खरीदना करती चाह रहेगी यार। रहे हैं। आईफोन के कितना प्राइस है, दैट इज 1 लाख अराउंड, तेरी मान लो तेरी 1 लाख। तेरी गलती है ना, क्या मैं क्या देता रहूंगा। हाँ, बिल्कुल शर्म नहीं हाँ आती जी। तेरे को यार। है। ठीक है, मान लो कि प्राइस जो है इन्फ्लेशन की वजह से मतलब सब लोग खरीदने के लिए विलिंग है, सबके पास पैसे हैं। तो जब हमने, लेकिन अब आईफोन की डिमांड इतनी सारी है, लेकिन अब आईफोन है जो पूरी इंडिया को दे दिए जा सके। 130 करोड़ जनता को आईफोन चाहिए, और 130 करोड़ जनता के लिए आईफोन बन सकते हैं, बने हुए हैं? नहीं। तो आईफोन वाले क्या करेंगे, अपने प्राइस को 5 लाख कर देंगे। 1 लाख से प्राइस कहाँ पहुंच गया, 5 लाख। तो अब जो 5 लाख पे खरीद सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आईफोन मिलेगा। ठीक है, पुल यानी कि रोकना, पुश यानी कि आगे बढ़ाना, ठीक है, धक्का मारना कि आगे जाओ। ठीक है, देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो अनचेंज रहेगी। वेजेस, ये जो कॉस्ट होती है यानी कि वेजेस, सैलरीज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बढ़ जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉयज वर्कर्स डिमांड करेंगे, ठीक है, नेगोशिएट करेंगे वर्कर्स, ठीक है, प्राइस जो होगा वो हाई चार्ज करेंगे। वर्कर्स अपने काम के लिए हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, हाई वेजेस क्लेम करेंगे, दैट इज कॉस्ट पुश। तो एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी ना, तो कॉस्ट पुश स्ट्रेटेजी हो गई। वेज पुश में भी सेम है कि वेज इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, लेबर यूनियन जो है सीख करेगी, इंक्रीज करेगी, बार्गेनिंग करेगी। प्रॉफिट पुश, अब इतने सारे लोग, इतना पैसा, तो कंपनीज को क्या आएगा, कंपनीज को तो प्रॉफिट ही होंगे। अब जैसे मैंने बोला कि आईफोन 1 लाख से 5 लाख का होगा, तो जो 4 लाख है वो कंपनी को क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं। देन इम्पोर्ट पुश, इम्पोर्ट, अब हमने, हमारे पास इतनी महंगाई है, इतना सामान है, मतलब लोग जो है मांगने वाले ज्यादा है सामान, लेकिन हमारे पास अभी उस चीज की सप्लाई कम है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट को पुश करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेंगे। अब कुछ डिमांड के साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। चलो एक एक करके बताओ। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दी हैं, ठीक है, वो बढ़ने की वजह से, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, देन इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, when the price rise due to increase in production costs such as raw material and wages, a demand for product and services may cause inflation.
A consumer are willing to pay more for that product when the new product are introduced in the market. देखो अब रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए, वेजेस के प्राइस बढ़ गए, इन शॉर्ट इनके बढ़ने से हमारे न्यू प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ गए, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग बड़े प्राइस पे भी लेने के लिए तैयार हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, investor may shift their money to the market with lower inflation rate. Unlike cost push strategy, demand push strategy focus when aggregate demand in the economy rise too quickly, demand outstrips supply, leads to increase in prices. इन्फ्लेशन से क्या हुआ, अब डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने प्रोडक्ट तो लिया ही लिया, साथ में अब उनके पास इतना पैसा है कि वो लोग क्या करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे। रिड्यूस इन टैक्सेस, अब उनकी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट इतने ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, पॉलिसीज भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स क्या हुआ, कम लगने लगे। एलआईसी पॉलिसीज वगैरह पे टैक्स नहीं ना होते, तो वो ऐसी चीजें खरीदने लगे जिसपे उनको टैक्स कम करना पड़े। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस राइज हो गए, आइटम्स राइज हो गई, ठीक है, मोर मनी आ गई, तो मोर कमोडिटी बनाने के लिए भी वो लाइबल हो गए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। अब सप्लाई के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेस प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, लेस प्रोडक्शन है। टैक्सीशन, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कम होने की वजह से टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगे हो गए सब दाम। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आ गई, वेजेस जो है वो हाई रेट्स मांग रहे हैं, ठीक है। होर्डिंग आ गई, होर्डिंग क्या है, स्पेकुलेशन एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए उस सामान को अपने पास रखना और जैसे ही प्राइस बढ़ा फिर उस सामान को बेच देना, उसको बोलते हैं होर्डिंग। वॉर की सिचुएशन आ गई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गई, इन्वेस्टमेंट हाई हो गई। देन नेशनल flood and drought are two factors that are negative impact on the agriculture product supplies. The later in turn cause foods and raw material shortage, ठीक है। नेशनल क्लाइमेट की वजह से शॉर्टेज आ गई, सप्लाई नहीं कर पाए हम। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करना है, सीपीआई दिस ईयर, सीपीआई प्रीवियस ईयर, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर कितना प्राइस देने के लिए विलिंग है, वो कंज्यूमर प्राइस इस साल का और पिछले साल का, और डिवाइड बाय पिछले साल का, मल्टीप्लाई बाय 100। इन्फ्लेशन में कौन कौन से इंडेक्स देखे जाते हैं, प्रोड्यूसर इंडेक्स, ठीक है, होलसेलर इंडेक्स, कस्टमर इंडेक्स, कंज्यूमर लगा लो, कस्टमर लगा लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सर्विस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, करंट ईयर बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो पता ही है, बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर नीचे रहेगा, करंट ईयर ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या इफेक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कौन बताएगा। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पढ़ो जल्दी सारा। हाँ जी, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में वो क्या बोल रहा है कि इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन्फ्लेशन की वजह से वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, यानी कि अनइक्वल होगी।
Business who earn high profit from rising prices. कंटिन्यू इन्फ्लेशन हो रहा है तो बिजनेस प्रॉफिट हाई अर्न करेगा। ठीक है, रियल एस्टेट ऑनर जो है वो गेन करेंगे प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज के प्राइसेस पे। शेयर होल्डर को हाई डिविडेंड मिलेगा, डिवेंचर को वैल्यू ऑफ मनी मिलेगी। अब क्या है, अब लॉस क्या होगा, ये तो था प्रॉफिट्स क्या होंगे, गेन्स क्या होंगे। अब लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, पीपल डिपेंड ऑन फिक्स्ड इनकम। पीपल अपनी फिक्स इनकम पे डिपेंड हो जाएंगे, अगर वो आनी बंद हो जाए तो उनका गुजारा भी बंद हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड होल्डिंग फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, इन सब की तरफ जो है लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्रेडिटर बिकॉज दे विल रिसीव मनी ऑन देम, द रियल वैल्यू ऑफ देम विल बी लेस। ठीक है, तो वो क्रेडिटर से मनी लेना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो चीजें जो है वो महंगी मिल रही है, तो उनको कभी कभी उधार भी लेना पड़ेगा चीजें खरीदने के। देन आ गया सेविंग्स। इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ फिक्स डिपॉजिट, bonds, life insurance policies, money would depreciate in term of real value income. Real income is the purchasing power of that money as measured by the quantity of goods and services that can be purchased with it. Since inflation, depreciation the value of its deposit, people will save less and invest in non-financial sectors such as house and lands. ठीक है, सेविंग्स तो कर रहे हैं लोग, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण जो है वो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई क्योंकि सबके पास है, तो लोग जो है उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट करने की जगह लैंड और बिल्डिंग पे लगा रहे हैं। देन प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन क्या है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जनरल लेवल ऑफ प्राइस राइजिंग एंड प्रोड्यूसर मेक हाई प्रॉफिट। This will lead producer to increase their level of production and investment. Increased production and investment will create more job opportunity and reduce unemployment. ठीक है, अब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होएगा, प्रोड्यूसर को अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे वो वेजेस बढ़ाएगा और जिससे वो इम्प्लॉयज बढ़ाएगा अपने। ठीक है, तभी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें हम डिफिसिट बैलेंस फेस करते हैं इन्फ्लेशन में। क्यों, क्योंकि हम इसमें ग्रेटर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं हम, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्राइस राइज हो चुके हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रोडक्ट मंगा कर बेच रहे हैं अपने यहाँ से बनाने की बजाय। तो इंपोर्ट हम ज्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें, इसलिए डिफिसिट बैलेंस होगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यहाँ तक समझ में आया सबको इन्फ्लेशन। आगे चलें। बोला करो भाई। ओके, देन मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है कंट्री में, तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है अब। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रहेगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन हम इतनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने रॉ मटेरियल होएगा, ना तो इतना लेबर होएगा। ठीक है, तो हम इतने प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक। तो इसको कम कैसे करना है, फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एग्जांपल जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। ठीक है, यानी कि जो वो लोग लोन ले रहे हैं अगर, तो लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे ताकि लोग जो है वो लोन ले ही ना, लोग जो है वो लोन लेने से डरे।
ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करेंगे? सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म बॉन्ड, द सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, बैंकिंग, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस इन अ पब्लिक। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट अपने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स निकाल दे। इससे क्या होगा? मनी जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगी और बॉन्ड जो है वो लोगों के पास आएंगे। मनी, हमने तो मनी को कम करना है ना, तो मनी ही जब गवर्नमेंट के पास आ गई तो इन शॉर्ट पब्लिक के पास जो है वो मनी क्या हुई? मनी का फ्लो क्या हो गया? वो कम हो गया। राइजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। ठीक है, जो बैंक जो है अपने पास रिजर्व्स रखते हैं एज ए लिक्विड फॉर्म, या बैंक आरबीआई के पास रिजर्व्स रखने पड़ते हैं कुछ अमाउंट, पता है सबको? बैंक को आरबीआई के पास कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है। तो वो जो अमाउंट है वो आरबीआई बढ़ा दे तो बैंक को तो उसको देना ही पड़ेगा। तो बैंक कहाँ से लेगी? वो जनरल पब्लिक से लेगी। हाँ जी, राइजिंग द डिस्काउंट रेट, बैंक रेट। अब डिस्काउंट रेट बढ़ा बढ़ा दिए सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, लोगों को हम फोर्स करें कि वो क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जिससे क्या होगा? उनकी मनी की सप्लाई क्या होगी? वो थोड़ी कम हो जाएगी। राइजिंग द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ठीक है, ताकि वो कोई लोन ना ले सके। देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज, क्रेडिट की जो कंट्रोल पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसको उस पे ध्यान दो। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज उठाओ, यानी कि जिस मेथड के लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारे जिस हिसाब से सर्कमस्टांस है उसके हिसाब से जो मेथड पॉसिबल है, जो मेथड सुटेबल है, वही यूज करो। ये था मॉनेटरी पॉलिसी। अब आ गया फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंड द इंक्रीजिंग इन द गवर्नमेंट टोटल टैक्स रेवेन्यू विल रिड्यूस अ सरप्लस बजट। अब गवर्नमेंट क्या है? फिस्कल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपना टैक्स बढ़ा रही है। ठीक है, एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रही है। ठीक है, गुड्स जो हमारे यहाँ की चीजें हैं उन पर टैक्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? गुड्स तो एक बार महंगे होंगे, लेकिन जो फ्लो ऑफ मनी है वो कहाँ चला गया? वो गवर्नमेंट में चला गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो थोड़े कम रेंज में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो जा चुका है। देन डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स। डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे? फर्स्ट आ गया प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें प्राइस कंट्रोल करना होगा अपने प्रोडक्ट का। मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, सब हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए विलिंग है, तो हमने अपने प्राइस को क्या करना है? कंट्रोल करना है। और रैशनिंग, यानी कि हो सके जितना उतना प्राइस सर्टेन करने की कोशिश करनी है। देन एंटी होल्डिंग, होल्डिंग के ऑपोजिट, होल्ड नहीं करने देना किसी को भी। ठीक है, स्टोर नहीं करने देना गुड्स को, ताकि जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। देन कंपल्सरी सेविंग, सबको कंपल्सरी कर दो। ठीक है, कि सेविंग करनी ही करनी है, कुछ अमाउंट आपकी सैलरी का सेविंग्स में जाना ही चाहिए। देन डिटरमाइन कर रहे हैं इन्फ्लेशन, इक्विलिब्रियम और डिफ्लेशन के गैप को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के गैप को और इक्विलिब्रियम के पॉइंट को। हाँ जी, ये देखो, ये देखो, ये सप्लाई है, ये आउटपुट है, इनकम है। ये हम सप्लाई और डिमांड देख रहे हैं। C+I+G,
यानी कि कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे हमारी इनपुट आउटपुट हमारे एक्सपेंडिचर और मतलब हमारी सप्लाई और डिमांड के इक्वल होगी। जितना लोग मांग रहे हैं उतना ही हम सप्लाई और उतना ही डिमांड। पहले इन्फ्लेशन गैप को समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ इन्फ्लेशन गैप इज यूजफुल एंड क्रिटिकल because it allow us identify the primary source of price increase in journal when aggregate demand and total expenditure equal the level of income correspondence to the full employment and economic equilibrium is reached, then the quantity of individual investment equal the saving gap correspondence to the full employment income, this occurs। हाँ जी, ये एग्रीगेट डिमांड है हमारी, ये सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई दो जगह पे इक्विलिब्रियम दे रहे हैं। जो पहला इक्विलिब्रियम है वो क्या है, इन्फ्लेशन गैप का है। ये एक बार रीड करो फटाफट, क्या लिखा है ये पढ़ो फटाफट, प्रॉपरली पढ़ना एक एक लाइन को। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा। ये हमने पढ़ लिए हुए हैं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कम होना, फिस्कल पॉलिसीज पढ़ ली है, इन्फ्लेशन की मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ ली है। देन डिफ्लेशन आ गया। डिफ्लेशन में क्या आएगा, ऑपोजिट, अनएम्प्लॉयमेंट होगी चारों तरफ, प्राइस कम होंगे प्रोडक्ट के, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया डिफ्लेशन का गैप। हाँ जी, ये पढ़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है डिफ्लेशन में। बस इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन। हाँ जी, पढ़ लिया डिफ्लेशन। देन ये कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है जो कि हम कल पढ़ेंगे। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, मल्टीप्लायर बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स क्या है मल्टीप्लायर के, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ये निकलता कैसे है, वैल्यू भी निकालिए देखो। कल हम मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, ओके।